वर्षों के इतिहास या यूं कहिए 100 वर्षों से अधिक की दुनिया देख चुके व्यक्तित्व श्री ज्वाला प्रसाद पांडे अनल जी आज संपदा के इस कैमरे के सामने है। जी हाँ, ये उस कैमरे के सामने है जिस संस्था को इन्होंने पैदा किया, जिस संस्था को संपादक के हैसियत से आपने इसे चलाया और जिस पर आपका आशीर्वाद ऐसा है कि इसके सभी संपादक, नाम बता दें आपको, उपेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, हृदय नारायण राव, कृपालाल मिश्र, ज्वाला प्रसाद पांडे, सब के सब अभी उपस्थित हैं, चिरंजीवी हैं। बड़ा फक्र होता है ऐसे व्यक्तित्व को। आपने श्री बेचू साहू को देखा है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत पहले मौजूद है, आपने बताया भी था। आपने महात्मा गांधी को देखा है, आपने जवाहरलाल नेहरू को देखा है, आपने एक युग देखा है। तो आज हम कुछ इस संदर्भों पर हम चर्चा करेंगे अपने पहले संपादक श्री ज्वाला प्रसाद पांडे अनल जी से और श्री मोती बीए के अभिन्न मित्र श्री अनल जी से। मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं आपके लिए क्या कहूँ। जब याद है और लतिका की कविताएं श्री मोती जी ने, हम लोग तो मास्टर साहब भी उनको कहते थे, क्योंकि तो हिंदी साहित्य परिषद बरहज में सबसे पहले बाबू गजानन केरिया, आजकल के बरहज नगर पालिका के पास ही एक मकान था, उसी में चलाते थे। तो बाबा सत्यव्रत जी और भवानी शरण, महेंद्र पांडे शास्त्री और सिंहासन तिवारी और हम लोग गए थे और वहीं पर लतिका की कई कविताएं उन्होंने सुनाई। याद है आपको? मोती जी बीए का हमारा पहला परिचय आश्रम पर ही हुआ और तब से निरंतर उनमें कुछ ऐसी बात थी कि जो उनके संपर्क में आया उनका बनकर रह जाता, और वही हुआ। हमारा उनका संबंध नितांत पारिवारिक था, यहाँ तक कि अपने पुत्र बालकृष्ण को मेरा शिष्य भी बनाया और बाल बच्चे जितने हैं सबसे मेरा घर का संबंध रहा। और अंजनी बाबू तो खैर कुछ कहना ही नहीं, ये तो अब क्या इनके संबंध में कहा जाए, जो कुछ कहा जाएगा वो सब बनावटी होगा। हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। आजकल मोती बीए के लिए बहुत कुछ सुना कहा जाता है, लेकिन सच पूछा जाए तो उनका जीवन तपस्वी का जीवन था और गांव छोड़कर बरहज में अपना घर बनवाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह सारी चीज यहाँ से हुई। और यहाँ तक कि हमसे हटकर अपने यहाँ शिव जी की स्थापना कराए। तो उनके तब का प्रभाव है कि उनके संपर्क में जितने लोग आए
और सच्चे हृदय से आए आज कभी सुखी है। यह उनके सबका प्रभाव है। आश्रम तो योगीराज का की भूमि थी और बाबा राघवदास की कर्म की भूमि थी, लेकिन तप की भूमि आश्रम इनके द्वारा रही और अब भी कोई हर नहीं है। इनका नाम तो अमर है और आसपास के देहात के ही नहीं, देश विदेश में भी ईश्वर की कृपा से इनका तप बढ़ा। रहज में जिस समय राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार के लिए काम हो रहा था, बाबा राघवदास ने एक राष्ट्रभाषा विद्यालय गांधी जी के कहने पर चलाया। उसमें सिलोन से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तो आए थे, नाम था उनका जयवर्धन। तो जयवर्धन जी सिलोन के से आए थे। एक बार उनकी नहीं थी और बौद्ध थे, लेकिन मोदी जी से इतना लगाव उनको था कि जब तक यहाँ रहे, और उस समय मोदी जी बरहज के एक गली में मकान लेकर रहते थे, जबकि आश्रम पर उनकी नियुक्ति हो चुकी थी और सब कुछ ठीक था। तो उनके पीछे पीछे इस सिलोन वाला लगा रहता था। और वैसे वेंकटराव वहाँ मद्रास से थे, मद्रासी, वे भी उनके पीछे रहते थे। दो चार यहाँ के बौद्ध, मंगोलिया के, बर्मा के, इस सब जगह के आते थे, तो इनसे जरूर भेंट करते थे। और इनका संबंध, सबसे बड़ी बात थी कि इनका व्यवहार ऐसा था, जहाँ से भी कई विद्यार्थी आए वहाँ पद्म कुमार बोरा, धनीराम हाजरिका, आसाम के थे, हिंदी पढ़ने आए थे, लेकिन आश्रम से कट पंडित जी के पीछे पीछे लगे रहते थे सर। और इनकी छोटी मोटी कविताएं नोट करके ले जाते थे अपने यहाँ। यद्यपि वो अपने वहाँ वाले हिंदी नहीं जानते थे और भोजपुरी नहीं जानते थे, लेकिन जो पढ़ने आते थे उनको तो मालूम ही था, तो ले जाते थे अपने यहाँ भी सुनाते थे सब। अभी तब विद्यालय में नियुक्ति उनकी नहीं हुई थी, केवल परिचय था और इसलिए लोगों ने बुलाया था और वहाँ से सिनेमा में गीत लिखकर आए थे। इसी की प्रसिद्धि में आश्रम पर काफी भीड़ थी इनको देखने के लिए। राष्ट्रभाषा विद्यालय से हम लोग चले और वही परिषद में आए, सत्यव्रत जी आए और सत्यव्रत जी को इन्होंने सुनाया है। यह है राशन की दुकान, राशन की दुकान वही सुना था। और कई कविताएं थी याद है। बेचू साहब को उस समय देखा था, संभवतः 1928 की बात होगी। महात्मा गांधी आए थे, बाबा राघवदास उनको लेकर आए थे
एक विशेष ट्रेन से दो डब्बे थे, उससे उसी में आए, आश्रम पर मंच पर चढ़े और उस समय पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी नंदनापर के, पंडित छागुर त्रिपाठी गौरा के मंच पर थे। छागुर त्रिपाठी ने महात्मा गांधी जब आ गए मंच पर तो छागुर त्रिपाठी ने बेचू साहब को लेकर और महात्मा गांधी से सबके सामने मिलवाया और कहा कि बेचू साहब यहाँ के एक बड़े ही तपस्वी और त्यागी महान व्यक्ति हैं और आश्रम को ये अपना बागीचा दे रहे हैं। इस पर महात्मा गांधी प्रसन्न हुए और उसके बाद अन्य परिचय हुआ। जब गांधी जी, हम लोग सोचते थे कि कोई बच्चे थे, हम लोग समझते थे कोई बहुत बड़ा आकार प्रकार होगा इनका, लेकिन एक धोती और धोती में एक तो कमर में घड़ी लटकी थी। भाषण दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान एक होकर रहो, शराब ताड़ी गांजा छोड़ दो, चरखा काटो, बस कहकर चले गए, कुछ नहीं कहा, इतना ही। ये हालत आश्चर्य हुआ लोगों को कि महात्मा गांधी और कहा कुछ नहीं, लेकिन उससे अधिक को क्या कहेंगे, बनावट रही नहीं। देखो, हमने कलकत्ता से दिल्ली तक का एक मार्ग बनवाया है, तो मैंने कहा देखो, जब सड़क पर चलने वाला आदमी ही भारत में नहीं रहेगा तो तुम इस सड़क बनाकर क्या कर सकते हो? क्योंकि जबरदस्ती जो युद्ध में भारतीयों को लगाया गया, सारी चीजें याद है। युद्ध को मैंने 3 बार देखा था। पहली बार आजमगढ़ में वे आए थे प्रचार में, और दूसरी बार आश्रम पर ही महाराज जी बुलाए थे, तो यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, 2-4 बार कहकर चले गए। लेकिन काशी में वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय में उनका प्रोग्राम था और उस समय उनका भाषण सुना गया और बनारस और आजमगढ़ वाले में और काशी के भाषण में बड़ा अंतर था। बनारस में तो जब लड़कों को पुरस्कार बांटना हुआ, पुरस्कार उन्हीं से ही बंटवाया गया, वहाँ के लोगों ने बंटवाया। लड़कों के खिलाड़ी थे लड़के थे, तो अंत में बांट लेने के बाद नेहरू जी ने कहा कि देखो, ये जो पुरस्कार दिया गया है ये सब लड़कियों के खेल, हमें तो ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो 1 मिनट में इतना दौड़ सके, इतना कर सके। एक हमारे यहाँ देश में अगर एक आदमी, एक किसान एक परिवार के लिए अन्न तैयार करता है तो उसको सोचना है कि अभी पूरा देश उपवास कर रहा है, अकेले एक का किया, सबका करना। एक मोची अगर जूता बनाता है तो समझ लो ये सोचना है उसको कि अभी हमने एक का बनाया, पूरे देश का
पैर खाली, इस ढंग की बात। यहाँ तक कि मुझे उन्होंने बुलाया था, कौन